ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां एक और हालात बेहद मुश्किल हैं, वहीं लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हालांकि अवेयरनेस के साथ साथ कई तरह के भ्रम और गलत धारणाएं भी बन गई हैं। दरअसल कोरोना के बहुत से लक्षण किसी न किसी बीमारी से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण लोग इसके लक्षणों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हम लगातार तैयार रहते हैं। रोजाना हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी भ्रांतियों को, आपके सवालों को, आपके कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं आपके सवालों का जवाब देकर। आज के इस कोरोना जागरूकता श्रृंखला में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर नीरज से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम इसमें बाद में बात करेंगे। जब तक हमें पता चलता है कि हमें कोरोना हो चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं कोरोना और एलर्जी के लक्षणों को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको देश में जो कोविड के मरीजों की संख्या है, जो उनकी स्थिति है, उसमें जो कमी आई है उसके बारे में हम आपको बता दें। अब घटकर जो है 7,60,019 रह गई है और इस समय ये जो संख्या है 74 दिनों बाद 8 लाख से भी कम हो चुकी है। डॉक्टर नीरज निश्चल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444 पर। सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। जहां तक कोविड राष्ट्रीय टीकाकरण का सवाल है, देश में अब तक 27 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले एक दिन के अंदर 33 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए गए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण हालांकि पहले से ही चल रहा है और कोविड महामारी से लड़ाई में टीकाकरण की बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसमें अपनी खास सहयोग दे रही हैं। कोविड महामारी में बहुत सी ढील दी गई है। कोरोना के जो लॉकडाउन है उसमें बहुत सी ढील दी गई है और इसका जो असर है वो सीधा सीधा बाजारों और दूसरी जगहों पर दिख रहा है, जहां पे लोग कोरोना से बचाव के नियमों में जनता में बहुत ही बेफिक्री नजर आ रही है और ये एक जो है चिंता का विषय है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि इस तरह की अगर लापरवाही बरती गई है, कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाया जाएगा, तो कोरोना की तीसरी लहर का हम सामना करेंगे और तीसरी लहर को खतरनाक भी बेशक माना जा रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा उपाय है, उससे बचने का जो उपाय है वो एक यही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको लगातार हाथ धोते रहना है, मास्क लगा के रखना है और जहां तक हो सके आपको सोशल गैदरिंग से बचना है। और हाँ, मास्क अगर आप लगाते हैं तो उस मास्क को सही तरीके से लगाना है और सही तरीके से उतारना है। अक्सर हम मास्क की बात करते हैं तो एक मास्क या 2 मास्क की बात करते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो लगातार कहा गया कि अब हमें कम से कम 2 मास्कों का इस्तेमाल करना है और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कोरोना का जो वायरस है वो एयरबॉर्न है। अगर वो एयरबॉर्न वायरस है तो वो हवा में है और अगर हवा में है तो उससे बचने के उपाय भी हमें करने हैं और उससे बचने के उपाय यही हैं, हम भीड़ से बचे रहें, सोशल गैदरिंग से बचे रहें, जहां तक हो सके भीड़ में ना जाएं और मास्क लगा कर रखें। मास्क लगाने के साथ साथ मास्क लगाने के तरीके भी हैं। आपको 2 मास्क किस तरह से लगाने हैं? अगर आप कॉटन का मास्क यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे आप सर्जिकल, जिसे हम
3 लेयर यानी 3 सतहों वाला मास्क कहते हैं हम, पहले वो लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम कॉटन का मास्क लगाएंगे और इस तरह से जो 2 मास्क की जो शील्ड है वो हमें कोरोना से बचा सकती है। इसके अलावा अगर आप अस्पताल जा रखे हैं या किसी ऐसी जगह जा रखे हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण आपको लगता है कि ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे आपको N95 मास्क यूज करना है। अब जब N95 मास्क की बात आती है तो फिर सबसे पहले बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो N95 मास्क है वो वाकई में ही ओरिजिनल है, वाकई में ही सही है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के N95 मास्क उपलब्ध हैं। उसमें आपको ये करना है कि जो कि मास्क ISO से सर्टिफाइड हो, उस पर एक लॉट नंबर लिखा होगा, NIOSH सर्टिफाइड हो, उन्हीं मास्क को यूज करें। कोरोना से मात देने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए बहुत से ऐसे कारगर उपाय हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए और खासकर अपने वजन पर आप बहुत ख्याल रख सकते हैं। कोरोना को मात देने वाले मरीजों पर ब्लैक, व्हाइट, येलो के बाद अब ग्रीन फंगस का भी खतरा मंडराने लगा है और हालांकि कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कोमॉर्बिड होते हैं उन्हें जो है इस तरह के खतरे जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। डॉक्टर नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर नीरज, हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि अब जब कोरोना इस लॉकडाउन के अंदर ढील दी जा रही है और लोग बाजारों में एक बार से फिर नजर आने लगे हैं, सोशल गैदरिंग नजर आने लगी है, ऐसे में जो है अब खतरा कितने बढ़ने के चांसेस हैं? देखिए, जो इस साल के शुरुआत में जनवरी में भी कुछ इसी तरह का माहौल था कि केसेस कम होने शुरू हो गए, रिलैक्सेशंस आने शुरू हो गए, सभी लोगों को लगा कि ये कोविड-19 चला गया है और उसका खामियाजा मार्च ऑनवर्ड हमने देखा कि हम कितने मुसीबत में आ गए थे। जो फर्स्ट वेव में हार्डली 1 लाख केस भी टच नहीं हुआ था, पीक समय में सेकेंड वेव में 4 लाख केसेस टच हो गए। तो इस पैंडेमिक की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये जरा सी भी हमने लापरवाही की, थोड़ी भी लापरवाही की, तो ये हमें बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा और लोगों को पिछले वेव से सीख लेनी चाहिए। ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है इसका ये मतलब नहीं कि कोविड-19 खत्म हो गया है, तो बिल्कुल भी सावधानी नहीं हटानी है। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में पिछले 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोगों को बार बार यही कह रहे हैं कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखते हुए। तो इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई भी लापरवाही न करें और जो भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो आगे आकर वैक्सीन लगवाएं, तभी हम इस पैंडेमिक पे विजय पा पाएंगे और लाइफ हमारी वापस नॉर्मल हो पाएगी। डॉक्टर नीरज, लॉकडाउन में ढील दी गई है, उसका असर नजर आ रहा है। लोगों ने मास्क जो है अब वो आपके नाक और आपके मुंह से उठकर आपकी थोड़ी पर नजर आने लगा है। जहां पहले लोग 2 मास्क लगाते थे अब वो 1 मास्क लगा रखे हैं, बहुत ही बेफिक्र होते नजर आ रहे हैं। कहां तक ठीक है ये? तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ उनके पास मास्क है उससे ये वायरस डर नहीं जाएगा। मास्क जब तक आपके नाक मुंह को अच्छे से न ढके तब तक ये मास्क बेकार है और जो आप अलग अलग जगहों पे नाक मुंह के अलावा बाकी किसी भी जगह पे आपने मास्क लगा रखा है वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा और इनफैक्ट ये आपके लिए ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस तरह की लापरवाही जो हम कहते हैं, इनफैक्ट भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो एक नहीं, आप प्रिफरेबली 2 मास्क पहने, क्योंकि हमने बार बार यही कहा कि जितना ज्यादा प्रिकॉशन आप ले सकते हैं उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत ही खराब बीमारी है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है। आप अपरेंटली हेल्दी हैं लेकिन अगर कोविड-19 आपको होगा तो एक लॉटरी की तरह है कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये सोचना कि मैं यंग हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, इसलिए ये बीमारी मुझे तंग नहीं करेगा, ये सोच बहुत ही गलत है। ये बीमारी किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। पिछली वेव ने हमें यही सिखाया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि मास्क को लेकर हम कोई लापरवाही न करें। अगर बीमार है तो घर पे रहें, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और बेवजह घर से बाहर न निकलिए, बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर नीरज, कई लोगों को वैक्सीन अब लग चुका है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुका है, लोगों को कोरोना भी हो चुका है, एंटीबॉडीज भी डेवलप हो चुकी हैं। अब क्या हम हर्ड इम्यूनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, पिछले वेव से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था कि स्पेसिफिक एरिया में हर्ड इम्यूनिटी के काफी पास हम पहुंच गए, लेकिन ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। तो इस वायरस के रिलेशन में अभी जो भी हमारे प्रेडिक्शंस हैं, ये वायरस हमेशा उनको गलत जुटला देता है। तो अभी हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। हर्ड इम्यूनिटी किन एरियाज में है, नहीं है, अब इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। एक सीरो सर्वे ICMR ने अंडरटेक किया है
तो उसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओके इन एरियाज में एंटीबॉडीज सीरो प्रिवलेंस ठीक ठाक है, तो मे बी वहां पे लोग रिलेटिवली बेटर प्रोटेक्टेड एज कम्पेयर टू दोज एरिया जहां पे सीरो सर्वे में हमें इन्फेक्शन का प्रिवलेंस कम दिखता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये कई बार गलत भी साबित हो सकती हैं। तो इसलिए जो ये एंटीबॉडी टेस्ट जो लोग कराकर और लगता है कि उनको एंटीबॉडी आ गया तो बहुत सुरक्षित है, या कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि बहुत सुरक्षित है, तो ये एंटीबॉडी टेस्ट अभी उतने रिलायबल नहीं है, जो हर लैब में हो रहे हैं उतने रिलायबल नहीं है। तो इन एंटीबॉडी टेस्ट के भरोसे आप नहीं रहिए। दो ही चीजें आपकी अभी जान बचाने में मदद कर सकती है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जब भी मौका लगे अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, जो भी पॉलिसी अभी एग्जिस्ट करता है उसके अंतर्गत। जी डॉक्टर नीरज, अब हम बहुत से एक बेसिक सवाल पर की ओर लौटते हैं। एक बार फिर आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण और एलर्जी के लक्षण को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई किसी की हिस्ट्री पहले से एलर्जी की रही है, आई मीन एलर्जी ओवरनाइट किसी में ऐसे डेवलप नहीं होता है। अगर पहले से किसी की एलर्जी की हिस्ट्री है और वो इंसान ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आया जिसे कोविड-19 हो सकता है, अगर वो इंसान घर पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है और उसे सर्दी जुकाम होता है, तो वो एलर्जी हो सकता है। बट इस पैंडेमिक के सिचुएशन में अगर किसी को भी सर्दी जुकाम अगर होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, तो इसमें आपको टेस्ट कराने में कोई हिचक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट से न सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे बल्कि आप दूसरे को इन्फेक्ट न करें, ये भी उतनी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एलर्जी को लेकर थोड़ा भी डाउट है कि एलर्जी है या कोविड-19 है, तो मैं कहूंगा कि हमेशा आप टेस्ट कराइए, और टेस्ट के बेसिस पे फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एलर्जी है या कोविड-19 है, क्योंकि अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में कोई भी एलर्जी टाइप के सिम्टम्स भी कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, कोरोना के बाद बहुत से व्यक्तियों में पोस्ट कोविड के जो लक्षण वो नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा लक्षण जो सामने आ रहा है वो कई लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही है और उनकी शुगर बढ़ जा रही है। ऐसे व्यक्ति क्या करें और किस तरह से अपने आप को निरोग रखें? और ये बिल्कुल काफी लोगों में जो हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम देख रहे हैं, लॉन्ग कोविड जिसको कहते हैं, वो देख रहे हैं। कई लोगों में जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे थकावट के सिम्टम्स, सर्दी जुकाम के सिम्टम्स, खांसी के सिम्टम्स, सांस फूलने के सिम्टम्स। तो ये डिपेंड करता है कि लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना था, क्या था, किस तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ी थी। वैसे ही जो स्ट्रेस इस बीमारी के चलते होता है, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी का बीपी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, प्लस कुछ लोगों को जिनको स्टेरॉइड वगैरह की जरूरत पड़ी है इस बीमारी के समय में, अगर बीपी का दवाइयां किसी रीजन से मिस हो गई है, प्लस ये जो वायरस है आपको एक अलग से जो इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू ये हमारे शरीर में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन का स्टेटस क्रिएट करके रखता है। इन सब चीजों के चलते जो है लोगों की बीपी में जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। उसके अलावा ये पेनक्रेटिक सेल को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर्स वहां भी होते हैं, तो लोगों के शुगर में गड़बड़ी हो सकती है। प्लस जो स्टेरॉइड अगर किसी मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में देने की जरूरत पड़ी है, उसके चलते भी लोगों के ब्लड शुगर में गड़बड़ी आ सकती है। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बार बार यही कहना चाहूंगा कि खुद से आप ट्रीटमेंट डिसाइड न करें, डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही बीपी या शुगर जो भी ऊपर नीचे हुआ है उसकी दवाई लें, स्ट्रेस न लें, खाने पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, हमेशा एक न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट खाइए। नेगेटिव न्यूज जो इस बीमारी के चलते जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जो एक पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया के थ्रू ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लॉन्ग कोविड सभी को नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा आप ये एक्सपेक्ट न करें कि आप बीमारी से ठीक हो गए तो आप में ये सारे सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। पॉजिटिव और बैलेंस्ड एटीट्यूड की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी बैटल आप जीत चुके हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकली जो इस बीमारी से बाहर निकलने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है लोगों में लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम्स, चाहे वो नींद की परेशानी हो, थकावट की परेशानी हो, बीपी ऊपर नीचे होना हो, इसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी डॉक्टर, अब सवाल ये उठता है कि अगर बीपी बढ़ गया है या शुगर बढ़ गई है कोरोना के बाद, तो क्या ये वापस नॉर्मल आ सकती हैं क्या?
अगर कोई जो मरीज अगर कोविड-19 से रिकवर कर चुका है, उससे पहले बीपी या शुगर की शिकायत नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने के बाद जो अगर वो प्रॉपर ध्यान रखे, चाहे वो खान पान से हो, फिजिकल एक्टिविटी से हो, तो ये सारी चीजें रिवर्ट हो सकती है। लेकिन कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होता है जिसमें ऑलरेडी ये बीपी और डायबिटीज के लिए एक रिस्क फैक्टर था, और ये बीमारी उस चीज को एक तरह से आपके सामने लाके रख देता है। यानी वो पेशेंट जिनमें पहले से डायबिटीज था लेकिन वो पता नहीं था, इस बीमारी के चलते वो सामने आया, बीपी की शिकायत पहले से थी लेकिन उन्हें पता नहीं था और इस बीमारी के चलते पहले सामने आया, ऐसे लोगों में जो है तो लॉन्ग टर्म दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन था, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक खुद से होगा या फिर आगे दवाइयां लंबे टर्म टाइम के लिए लेने की जरूरत पड़ेगी, वो उस पे के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जी, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, पहले आपको डॉक्टर साहब को हमारा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते जी, मैं सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी, मैं सबसे पहले सर आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आकाशवाणी के तहत आप हम लोगों को काफी जानकारी देते हैं। इसके लिए पूरी आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप टीके लग रहे हैं तो 18 साल से 44 साल के बीच में उनको भी लगेंगे, तो एक ये मैं खबर सुन ये रहा हूँ कि टीका लगने से बुखार आ जाता है। क्या बुखार आने से कुछ प्रॉब्लम होना है या कोई नॉर्मल ऐसा ही बुखार आता है? जी डॉक्टर निश्चल, ये एक आम बात है और इस आम बात के चलते कई व्यक्ति जो है वो टीका नहीं लगा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगाई तो हमें बुखार हो जाएगा और ये बुखार कहीं कोरोना में ना तब्दील हो जाए, इसलिए वो वैक्सीन लगाने से डर रखे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे लोगों से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद कुछ माइनर से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें बुखार एक बहुत ही वेल नोन फैक्टर है। इनफैक्ट जो भी आपके घर में बच्चे अगर हैं, उन्हें भी आप वैक्सीनेट कराते हैं, उसके बाद बुखार हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैक्सीनेट बच्चों को नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है ये उनके लिए जान बचाने के लिए बहुत सहायक है। और ये जो बुखार जिन लोगों में होता है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उनकी इम्यून सिस्टम ने उस वैक्सीन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाया है। तो ये बुखार जो एक अगर वैक्सीन के चलते है 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा और डेफिनेटली ये जानलेवा नहीं होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोविड-19 अगर आपको हो जाता है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया, उसका बुखार होता है, तो वो जानलेवा हो सकता है। तो आई थिंक अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो अगर कोविड वैक्सीन के बाद अगर बुखार भी होता है तो कोई आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, ये आपकी जान बचाने में काम आएगा। सिर्फ बुखार हो जाएगा इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाना है, ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ही गलत सोच है। इसलिए जब भी नंबर आए आप वैक्सीनेट करवाइए, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी को बुखार आएगा, ये भी बहुत कम लोगों में ही देखा जाता है। और अगर आता भी है तो ये खुद से कंट्रोल हो जाता है और ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अगली श्रोता है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। शायद उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना। हेलो रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, अभी जब आप बोले कि क्या नाम से संपर्क नहीं हो रहा तो मैंने आपकी आवाज सुन ली, इस वजह से मैंने बोल दिया। जी जी जी, डॉक्टर सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे जो बच्चे के लिए ट्रायल हो रही है वैक्सीन, ये कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि ये तीसरा स्ट्रेन आ चुका है देश में, तो आप इससे क्या कहेंगे? जी डॉक्टर, ये समाज के अंदर और सभी व्यक्तियों के अंदर ये एक असमंजस सा बना हुआ है कि जब तक बच्चों को टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कोरोना की जो बीमारी है वो पूरी तरह से चली गई है। ऐसे में बच्चों का टीकाकरण बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक बच्चों को टीका लगेगा और वो कौन सा ऐसा वक्त है कि जब हम सब कह सकेंगे बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कोविड के चलते जो सबसे ज्यादा सफर किया है वो बच्चों की स्कूलिंग, जो कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रुका हुआ है। और तो डेफिनेटली जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है कोशिश कर रही है कि बच्चों के लिए जो भी वैक्सीन है अवेलेबल वो सेफ है या नहीं, उसका डेटा जल्दी से जल्दी जनरेट करके पता लगाया जा सके, ताकि बच्चों के भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू की जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 2-3 में, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं अगले 2 से 3 महीने में डेटा हमारे पास होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम कह पाएंगे कि ये बच्चों के लिए सुरक्षित है, इफेक्टिव है और बच्चों को भी वैक्सीन लगाने में कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उस समय तक जो भी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अगर घर में इन्फेक्शन आएगा तो मोस्टली बड़ों के थ्रू ही आएगा।
तो अगर बड़े सावधान रहेंगे तो बच्चों तक कभी इन्फेक्शन नहीं आएगा और बच्चों को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। हमारे बिहेवियर से, हमारे वैक्सीनेशन से ही बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो इन 2 चीजों का आप पालन करें और जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आता, इसी तरीके से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौत से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, सुना है तीसरी लहर आने वाली है, इससे बच्चों को कैसे बचाएं? डॉक्टर साहब, वही एक सवाल सबके जहन में है कि तीसरी लहर आ सकती है, बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, जैसे अभी तक बच्चों को बचाने की हम कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर बीमारी जो है बड़ों के थ्रू ही आएगी, क्योंकि बड़े ही नॉर्मली घर से बाहर जा रहे हैं। बच्चों को अपने साथ बेवजह घर के बाहर नहीं ले जाएं। और जो ये थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे ही अफेक्ट होंगे थर्ड वेव में। हर वेव में बच्चे उतने ही रिस्क पे थे और आगे के वेव में उतने ही रिस्क पे रहेंगे। अगला वेव कब आएगा, किस लेवल का आएगा, ये हमारे हाथ में है। जो बार बार हम कह रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, अगर हमने लापरवाही की तो फिर से थर्ड वेव जो है बहुत जल्दी आएगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा। लेकिन अगर हमने लापरवाही नहीं की, हमने सारे नियमों का पालन किया, जिनको अभी वैक्सीनेशन का नंबर है उन्होंने वैक्सीन लगवाया, तो शायद अगले वेव को हम डिले कर सकते हैं, अगले वेव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा घातक ना हो हमारे लिए। ये सारा कुछ हमारे हाथ पे है और ये हम पे डिपेंड करेगा कि अगला वेव कब आएगा और किस मैग्नीट्यूड का होगा और उसमें कौन अफेक्ट होगा। जी डॉक्टर, एक प्रश्न मेरा भी है, वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन लेने से पहले जब भी आप वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो इंश्योर करें कि आपकी जो भी कोमॉर्बिडिटीज है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी दवाइयां ले रहे हैं, वैक्सीन सेंटर पे जो डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको आप इन्फॉर्म करें। कोई भी दवाई अगर आप जो ले रहे हैं, क्रॉनिकली ले रहे हैं, वैक्सीन वाले दिन उन दवाइयों को अगर सुबह लेते हैं तो सुबह लेकर जाएं, खाकर जाएं। खाली पेट कभी वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं। प्रेफरेबली खाना खाकर, अगर सुबह जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कीजिए, दोपहर में जा रहे हैं तो लंच करके ही जाएं। उसके बाद जो है वैक्सीन सेंटर पे आधे घंटे तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, प्लस आपको फिर एक नंबर भी दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत हो तो आप उस नंबर पे इन्फॉर्म करें। और जो सबसे जरूरी चीज है, वैक्सीनेशन से पहले भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना है और वैक्सीनेशन के समय भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना और वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। तो इन दोनों चीजों का एक तरह से तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। वहां से इंद्रभान सिंह अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। इंद्रभान जी, स्वागत है हमारा आपका इस कार्यक्रम में। सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? इमेज में किसी मरीज की फेफड़े पूरी तरह से सफेद दिखाई देता है, इसका मतलब ये पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है। क्या सफेद म्यूकस पूरी तरह से फेफड़ों में भर सकता है? हवा का प्रवाह खत्म हो सकता है? अंत में फेफड़ों में काम करना बंद हो सकता है? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट में अंदर फेफड़ों के ऊपर व्हाइट पैचेस नजर आते हैं, तो ये उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये व्हाइट पैचेस का मतलब है कि फेफड़े पूरी तरह से संक्रमित हो चुके हैं? तो नॉर्मली ऐसे सिचुएशन को हम ARDS कहते हैं। ये वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वायरस जो अपना परेशानी तो क्रिएट करता ही, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी हमारे सेल्स के अगेंस्ट एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं टिपिकली बहुत सीरियस पेशेंट्स में जो ARDS के साथ होते हैं उनमें ऐसे फेफड़े दिखते हैं। ऐसे पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकली इल होते हैं और ऐसे पेशेंट्स में मोर्टेलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ कोविड-19 है और ऐसे में जो है एक ICU केयर की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ती है। तो ये डेफिनेटली बहुत ही मैं कहूंगा कि सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड-19 के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और ये काफी कॉमनली हम अपने सेटिंग्स में, क्योंकि मैं एम्स में काम करता हूँ जहाँ पे सिकेस्ट ऑफ द सिक पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसे काफी कॉमनली हम पेशेंट्स देखते हैं। जी, बेंगलुरु से श्रीकांत जी का सवाल सुनते हैं, क्या जानना चाहते हैं? श्रीकांत जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि बहुत पहले ये सुना था कि इसका वायरस जो है वो नाक और मुंह के जरिए आकर के गले में 2 से 5 दिन तक जीभ के पीछे बैठा रहता है
अगर हम रोज दिन में एक बार गार्गल करें तो वायरस जो है वो मर जाता है। ये बात कितनी सही है, जरा स्पष्ट करें। धन्यवाद। जी डॉक्टर नीरज। हाँ, तो जो ये गार्गल और स्टीम है, इसको कभी भी कोविड वायरस को मारने का तरीका नहीं देखना चाहिए। ये जो स्टीम और जो गार्गल की हम बात करते हैं, ये आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। कोई भी आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो आपको गले में पेन होता है, तो गार्गल इस पेन को कम करने में हेल्प कर सकता है। कई बार नाक ब्लॉक लगता है, साइनसेस ब्लॉक लगते हैं, तो स्टीम आपको उन सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये सोचना कि अगर हम गार्गल करेंगे तो ये कोविड का जो वायरस है वो मर जाएगा, स्टीम लेंगे तो कोविड का वायरस नाक के थ्रू एंट्री नहीं कर पाएगा, ये सोचना गलत है और एक मिसकंसेप्शन है जो कि दूर करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर नीरज, कोरोना से होने वाला निमोनिया क्या दूसरा निमोनिया से अलग होता है या एक ही तरह के दोनों के कारण लक्षण होते हैं? देखिए, कोई भी निमोनिया का मतलब हुआ कि फेफड़े का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो। प्रेजेंटेशन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, सिवियरिटी अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों फेफड़े को अफेक्ट करते हैं और फेफड़े में जो मेन जो फेफड़े का काम है ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वो अफेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट जो होता है वो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेशन की जो परेशानी है उसको ये क्रिएट करता है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो। तो इसलिए देखा जाए पैथोलॉजिकली ओवरऑल सिमिलर है। जस्ट अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाएं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भले ही अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, दोनों तरह की निमोनिया खतरनाक हो सकती है अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो। जी, हमारे अगले श्रोता हैं चिरंजीव, आइए उनका सवाल सुनते हैं। चिरंजीव जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते चिरंजीव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सिक्किम से बोल रहा था। सिक्किम से बात कर रहे हैं जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, मैं सिक्किम में जॉब करता हूँ। कहिए। वहाँ मैंने फर्स्ट डोज लगा दिया था टीका का जी, मगर गलती से उन्होंने अपना मेरा फोन नंबर जो है उन्होंने रॉन्ग लिख दिया, इसलिए मैं सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाया। ओके। तो अभी मुझे सेकेंड डोज लगवाना है, समय हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो सेकेंड डोज में कैसे लगवाऊं, इसका क्या तरीका हो सकता है? डॉक्टर नीरज, फर्स्ट डोज ये लगा चुके हैं, सेकेंड डोज का टाइम आ रहा है, क्या करें, कहाँ से टीका लगवाएं, ये जानना चाहते हैं। नहीं, तो जो भी है, अगर जैसे फर्स्ट डोज जिस भी सेंटर से लिया है, सेकेंड डोज उस सेंटर से ले सकते हैं। और जो भी जो करेक्शन अगर किसी को करवाना है, अगर ऐसे नंबर या कुछ ऐसा गलत है तो आई एम श्योर कि जो ऐप के थ्रू भी करेक्शन के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज जो भी लोकल सेंटर जहाँ पे पहले वैक्सीन लगवाया है वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर वो हेल्प करेंगे इनकी जो भी गड़बड़ी है उसको सुधारने में, प्लस सेकेंड डोज वैक्सीन लगाने में। डॉक्टर नीरज ये जानना चाहते थे कि सिक्किम में ये काम करते हैं, वेस्ट बंगाल में इन्होंने पहला डोज लगाया, क्या वो सिक्किम में अपना सेकेंड डोज लगवा सकते हैं? तो जो भी जहाँ पे भी है, जहाँ भी फैसिलिटी है, वहाँ पे जाकर वो मदद मांग सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर सिक्किम में अभी अवेलेबल है तो वो वहाँ पे उनको सेकेंड डोज लगाने में हेल्प की जा सकती है। डॉक्टर नीरज, अब चलते चलते आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में? मैं यही कहूंगा कि जो है कोविड-19 अभी हमारे बीच में ही है, बिल्कुल आप लापरवाही न करें। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं वो आपके मदद करने के लिए हटाए गए हैं, लेकिन उस मदद के चक्कर में आप ऐसी लापरवाही न करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बंद कर दें। केसेस कम हो गए तो आपको लगे कि वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है, वो लापरवाही बिल्कुल न करें। और जो मास वैक्सीनेशन कैंपेन जो ऑनरेबल पीएम ने 21 जून से अनाउंस किया हुआ है, तो उसको सक्सेसफुल बनाने में जो भी एलिजिबल लोग हैं आगे आकर अपना वैक्सीन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन से ही आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये दो चीजें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, इसी के थ्रू हम पैंडेमिक को रोक सकते हैं आगे बढ़ने से। जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये बीमारी हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए किसी सरकार या पुलिस या किसी को बाहर से डंडे की चोट पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर नीरज, हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।